राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तकनीकी सतत विकास के साथ स्वास्थ्य और प्रकृति रक्षा के सामंजस्य पर दिया बल। राज्य में उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा की आवश्यकता बताई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर में आरएसएस के विजयादशमी महोत्सव में हुए शामिल। स्वयंसेवकों ने किया पथ संचालन। कोडरमा के कर्मा में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर दोबारा हुआ भूमि पूजन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग की जताई उम्मीद। और शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों और पंडालों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कन्या पूजन का हुआ आयोजन। खास और आम मां भवानी की आराधना में जुटे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में आज एक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंख ईश्वर के अनमोल उपहार हैं, जिनकी देखभाल होनी चाहिए। उन्होंने मोबाइल गेम्स की वजह से बच्चों की आंखों को पहुंचाने वाले नुकसान पर चिंता जताई और अभिभावकों से बच्चों का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि वर्तमान दौर में तकनीकी सतत विकास के साथ हमें स्वास्थ्य की रक्षा और प्रगति की रक्षा की ओर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने झारखंड में उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा की आवश्यकता बताई ताकि लोगों को दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। राज्यपाल ने कहा कि अंगदान एक पुनीत कार्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता बताई। जमशेदपुर में आरएसएस ने दुर्गा पूजा पर हर वर्ष की भांति इस बार भी विजयादशमी महोत्सव मनाया। इस सिलसिले में लौह नगरी में स्वयंसेवकों ने पथ संचालन कर अनुशासन का परिचय दिया। एग्रीको मैदान में स्वयंसेवकों ने अपनी परंपरा के अनुसार भगवा ध्वज भी फहराया। आरएसएस के विजयादशमी महोत्सव में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वयंसेवकों से महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की ताकि वैभवशाली भारत का नवनिर्माण हो सके। किस तरह से समाज हित में जो नित्य शक्ति है यह अच्छे प्रकार से समाज में संगठित हो और भारत पुनः परम वैभव पर जाए, इसके लिए जो हमारे आदर्श हैं उन सभी आदर्शों का हम ठीक ठीक पालन करते हुए और इस कार्य में अग्रसर रहें, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन में हम सभी को पाथेय दिया। और आज हम सभी अपनी योजना से पथ संचलन निकाले, कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोडरमा के कर्मा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर एक बार फिर पहल हुई है। इसके लिए रीटेंडर किया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में आज अस्पताल निर्माण को लेकर दोबारा भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अस्पताल निर्माण की दिशा में राज्य सरकार से भी सकारात्मक सहयोग की उम्मीद जताई। कर्मा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में 500 बेड प्रस्तावित है और इसे 28 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहाँ भी जो सेक्रेटरी हैं भवन निर्माण विभाग के, उनसे कई बार चर्चा हुई, बात हुई। उसके बाद अंततः जो कंपनी थी सिंप्लेक्स, उनको हटाकर फिर से दोबारा से टेंडर हुआ और अभी एक पुणे की कोई कंपनी को अभी मिला हुआ है। तो लगातार सेक्रेटरी से बात करके कि आप ये काम कैसे हो, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना है। तो उन्होंने फिर नई कंपनी को दिया है। हमें लगता है कि आज चूँकि महाअष्टमी के दिन उन्होंने शुरुआत की है और निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा। झारखंड समेत देश भर में आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर मां दुर्गे के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है।
ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में एग्रीको स्थित पूजा पंडाल में मां दुर्गे को पुष्पांजलि अर्पित की तथा देश और दुनिया के सुख और समृद्धि की कामना की। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बारीडीह स्थित ट्यूब कॉलोनी में महाअष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि यहां पिछले 45 वर्षों से निरंतर पूजा का आयोजन होता आ रहा है। आज विशेष रूप से महाअष्टमी को पुष्पांजलि देते हैं और पुष्पांजलि के बाद ही एक तरह से पूजा का क्रम अपना पूरा होने की ओर बढ़ता है। संधि पूजा भी शाम को होती है और संधि पूजा का बड़ी तांत्रिक महत्व है नवरात्रि की पूजा में। दुर्गोत्सव पर राज्य में कई जगह डांडिया और गरबा का भी आयोजन हो रहा है। खूंटी जिले की महिलाओं और युवतियों ने गरबा की स्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रांची में वीरांगना वाहिनी हिंदू जागरण मंच की ओर से धुरवा बस स्टैंड स्थित श्रीराम मंदिर में महाअष्टमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाहिनी के सदस्यों द्वारा लाए गए शस्त्रों का मंदिर के पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई गई। देवघर में महाअष्टमी के मौके पर स्थानीय विधायक नारायण दास ने पूजा पंडाल में जाकर कन्या पूजन में हिस्सा लिया और उन्हें भोजन कराया। इस मौके पर भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया। इन कन्याओं को पाठ्य सामग्री भी दी गई। मैं अपनी ओर से साधुवाद जिन भक्तजनों का अंदर में पूरा हो गया और आज देवी माँ का कृपा से यहाँ पूरा गांव को बोला गया है, जितने भी बच्चे यहाँ के हैं सबको पूजा होगा, सब कोई खाना खाएंगे, सब देवी माँ का कृपा है। और आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर इन्होंने सलोना टाण में कन्या भोजन कराने का काम किया है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम में हमारी सहभागिता हुई है, मन गदगद हो गया है और इनके द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहा है अच्छा हो रहा है। डिजिटल इंडिया परियोजना का साथ पाकर हजारीबाग के किरेडारी खंड अंतर्गत जोको गांव की रहने वाली सोनी देवी ग्राहक सेवा के माध्यम से हर महीने 1 करोड़ से अधिक रुपए का लेन देन कर रही है। उन्होंने बैंक दीदी के नाम से सिद्धि पत्र प्राप्त कर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नजीर पेश की है। पेश है ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर किरेडारी प्रखंड किरेडारी जोको गांव की रहने वाली सोनी देवी ने आज बैंक दीदी के नाम से पूरे क्षेत्र में पहचान बना ली है, जो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से हर महीने 1 करोड़ से अधिक रुपए का लेन देन कर रही हैं।
साक्षी आजीविका मिशन के तहत उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र खोला है, जिससे 2000 से अधिक लोग जुड़े हैं। गांव के लोगों को यहां पर सहूलियत से पैसा और अन्य सेवाएं मिल जाती हैं। हम लोग का ट्रांजैक्शन भी मेरा बहुत अच्छा रहता है। 1 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन में अमाउंट होता है, प्लस होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन जो होता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब गांव में घूम घूम के जाके हम पैसा निकालते हैं। अभी हमारे माध्यम से लोग को बैंक नहीं जाना पड़ता, भीड़ भाड़ में खड़ा नहीं होना पड़ता है। हम लोग जाके उन लोग को डोर टू डोर पैसा देते हैं, अपना घर में ही काम कर लेते हैं। सोनी देवी साल 2018 में JSLPS से जुड़ी और 12 दीदियों का एक समूह बनाया। वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता चला गया और फिर उन्होंने एक ग्राम संगठन बनाया तथा ग्राहक सेवा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र के जरिए वे प्रधानमंत्री किसान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, सभी बैंकों के पैसों का लेन देन, आधार कार्ड, ऑनलाइन रसीद, आवासीय जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराती हैं। सोनी देवी अपने कार्यों और योगदान की वजह से इलाके में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। हम लोगों को जो है मतलब बहुत सा सुविधा दे रही है, क्योंकि ये जो है दीदी जो है वो घर पे घर आकर के और पैसा दे के चल जाती है वृद्धा पेंशन का, जिससे क्या है कि बैंक में हम लोग को जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। सोनी देवी की कामयाबी के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए डिजिटल इंडिया परियोजना का भी बड़ा हाथ है, जिसकी बदौलत वे मोबाइल के जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर रही हैं। सोनी देवी कहती हैं कि शादी के बाद घर गृहस्थी के काम ने उन्हें व्यस्त कर दिया, लेकिन साल 2018 में JSLPS से जुड़ने के बाद मात्र 10,000 रुपए कर्ज लेकर शुरू हुआ उनका कारोबार बढ़ता चला गया। समूह बनाने में 2018 में समूह बन रहा था, उसमें हम एक समूह बना जिसमें 10 लोगों से लेकर 15 लोगों के बीच का एक समूह होता था, जिसमें हम लोग समूह में जुड़े और समूह में हम बुक कीपर का काम करने लगे। समूह से 10,000 रुपये कर्जा लिए और 10,000 रुपये कर्जा लेके फिर हमारा समूह मतलब काम बढ़ने लगा। काम बढ़ते बढ़ते फिर से हम 50,000 रुपये समूह से लोन लिए और फिर लेकर फिर से हम काम बढ़ाने लगे। सोनी देवी आज महीने में 25 से 30,000 रुपए कमा लेती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर भी बदला है। उनके पति मुन्ना वर्मा को भी अपनी अर्धांगिनी के संघर्षों और सफलता पर गर्व है। प्रधानमंत्री उनका हम लोग आभारी हैं कि उन्हीं का कृपा से हम लोग का आ रहा है, हेल्प हो रहा है। हम लोग 2 रुपया कमा भी रहे हैं और अच्छा भी है। डिजिटल इंडिया परियोजना का लाभ उठाकर सोनी देवी ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर महिला सशक्तिकरण की नजीर पेश की है। साथ ही वे अन्य महिलाओं के लिए भी आज प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर अपने पैतृक गांव लगाम में सपरिवार मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। सृष्टि का कल्याण करने वाली मां भगवती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। रांची सांसद संजय सेठ ने आज तुपुदाना हटिया में मड़ई दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का अवलोकन किया। श्री सेठ ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर माता से सबके सुख, शांति, यशस्वी और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में गोइलकेरा थाना क्षेत्र में संचालित संयुक्त अभियान के दौरान 3 IED तथा 1 स्पाइक होल को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। कृषि मंत्री बादल ने जरमुंडी प्रखंड के राज सिमारिया पंचायत अंतर्गत बागमारा गांव में आयोजित वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी एवं काकोरी विद्रोही के नायक अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। रांची पुलिस ने नगड़ी थाना अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बालालोंग में चोरी कांड का उद्भेदन करते हुए 6 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। इनके पास से चुराया हुआ 18 टैब, 7 मॉनिटर, कीबोर्ड, 6 मॉनिटर एवं 7 CPU, 1 माउस तथा 4 VGA केबल को बरामद कर लिया गया है। NTPC निगमित सामाजिक दायित्व के तहत लगातार काम कर रहा है। इस सिलसिले में NTPC के CSR फंड से रांची यातायात पुलिसकर्मियों को 50 बॉडी कैमरा आवंटित किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शक्ति उपासना के महापर्व मां महागौरी स्वरूप को समर्पित शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से दिल्ली स्थित उनके आवास पर फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने मुलाकात की। श्री दुबे ने आज एक फोटो साझा कर इसकी जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से धनबाद में कोयले के अवैध खनन के दौरान हो रही मौतों के बाद प्रबंधन सजग हो गया है। अवैध कोयला खनन की आशंका को देखते हुए एहतियाती कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में कतरी नदी के समीप स्थानीय पुलिस ने सीसीएल और बीसीसीएल के सहयोग से चाल के अवैध मुहाने को बंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में पिछले 2-3 दिनों से कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ कम दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के कुछ इलाकों में 24 और 25 अक्टूबर को हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विश्व कप क्रिकेट के सिलसिले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 273 रन का स्कोर खड़ा किया है। भारतीय टीम में आज 2 बदलाव किए गए हैं। हार्दिक पांड्या की जगह पर सूर्य कुमार यादव को, जबकि गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के स्थान पर मोहम्मद शमी को टीम में जगह मिली है। मोहम्मद शमी ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 5 महत्वपूर्ण विकेट लिए। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। रांची में 27 अक्टूबर से विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होगा, जिसमें मेजबान भारत समेत 6 टीमों के बीच मुकाबला होगा। जापान की टीम रांची पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय टीम का अब से कुछ देर में रांची आगमन होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज सुबह जापान की टीम रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर टीम का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जापान महिला हॉकी टीम के संयुक्त मैनेजर एवं सहायक कोच तथा टीम की कप्तान ने प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बहुत बढ़िया स्वागत हुआ यहाँ पे। आपकी रांची टीम बहुत खुश है यहाँ पे। रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और जापान के अलावा चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीम भी हिस्सा लेंगी। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टूर कार्यक्रम जारी है।
लोहरदगा उपायुक्त बागमारी प्रसाद कृष्णा एवं पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने आज ट्रॉफी का जिला स्तर पर अनावरण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय एथलेटिक्स संघ और पश्चिम चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन पूर्वी सिंहभूम की बसंती कुमारी ने 5000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अहम बदलाव हो रहे हैं। इसी के तहत देश भर के विद्यार्थियों के लिए अब अलग यूनिक कार्ड तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अहम बदलाव हो रहे हैं। अब इसी क्रम में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत अब देश भर के छात्र छात्राओं के लिए एक अलग यूनिक आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे। यह आईडी बिल्कुल आधार कार्ड जैसे ही होगा, जिसमें विद्यार्थियों के एकेडमिक से लेकर स्पोर्ट्स और स्किल्स के अलावा हर छोटी बड़ी जानकारी एक जगह मौजूद होगी। इस आईडी का नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी होगा। Basic thing is that we would want to track every child for the fact that we would not want to miss out on any child out of our schooling system. The National Education Policy 2020 talks about 100% GER for secondary education by 2030. And so we need to track our students, and each student, if they have a unique ID, that unique ID would come to their rescue. And this unique APAR ID will link you with the DigiLocker. So all your certificates, all your scholastic aptitudes, including your birth certificate, it can be put on that DigiLocker using the APAR ID. Now we are also going to request the parents to give their consent to link this APAR ID with the Aadhaar number. ये आईडी कार्ड बनने से छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर उन्हें कोई स्कूल बदलना है या फिर किसी स्कीम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इन सब के लिए उन्हें बस अपनी अपार आईडी कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। लेकिन अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। कृति वडेरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तकनीकी सतत विकास के साथ स्वास्थ्य और प्रकृति रक्षा के सामंजस्य पर दिया बल। राज्य में उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा की आवश्यकता बताई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर में आरएसएस के विजयादशमी महोत्सव में हुए शामिल। स्वयंसेवकों ने किया पथ संचालन। कोडरमा के कर्मा में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर दोबारा हुआ भूमि पूजन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग की जताई उम्मीद। और शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों और पंडालों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कन्या पूजन का हुआ आयोजन। खास और आम मां भवानी की आराधना में जुटे।